हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो डाल दिए हैं और ये सेकंड चैप्टर के टॉपिक भी पिछली क्लास में डाल दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और आज हम शुरू करेंगे आग की खोज, चैप्टर 2 का पार्ट है ये। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, है ना दोस्तों। आपको एक मैप बताया था ना कल, उसकी बात कर रहे हैं और भी दिखा देंगे दोस्तों। मैप मानचित्र 2 कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल, ये देखिए आप, देख लिया आपने। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो पृष्ठ 12 है ना, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग अब आग जलाना सीख गए थे ना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते, एक क्वेश्चन है। हम और तिथियां, है ना। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, एक क्वेश्चन है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु, है ना, आप पढ़ते हैं बदलती जलवायु, क्लाइमेट चेंज। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। हम टॉपिक पढ़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगते थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। एक इमेजिन किया जा रहा है दोस्तों, किसी ने देखा तो नहीं है पास्ट में जाके। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, याद रखना। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे।
क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता होगा, है ना। अब अगला टॉपिक देखते हैं। कहते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते होंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं कि लोग इन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही यह जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये देखो, इन दांतों को देखो ध्यान से, है ना। देखो ये दांत है, ये है ना, कुछ और मत समझना, दांत ही है। से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है, क्या आप पता लगा सकते हैं? देख लिए, आप मेरे मन से बोल रही हूँ, पता लगा सकते हैं क्या? यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इस प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, है ना, गेहूँ तथा जौ आते हैं। क्या आते हैं? गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाते थे। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते। पहले कुत्ते, फिर भेड़ बकरी। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक नवीन जीवन शैली। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, है ना। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए, अनाज के उपयोग है ना, ये बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। जानवर टॉपिक पढ़ते हैं, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, एक क्वेश्चन है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। लघुकरण की प्रक्रिया।
तो ये पढ़ते स्थायी जीवन की ओर एक टॉपिक है ना। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिसे कि बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर है ना, बुर्ज होम पहले कहते थे, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पीना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, आपने देखा भी होगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। कि क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? एक क्वेश्चन है। यह सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। वो मानचित्र बताया था ना दोस्तों, वही। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ है। देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ के घर का चित्र है ना, ये चित्र देखिए आप। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, कल्पना कीजिए, देखिए, मिलान कीजिए। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए क्या करते थे, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये चित्र देखिए, कंकाल का ढांचा दिख रहा है आपको। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? बकरी के कंकाल को दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ध्यान से। उपयोगी शब्द: अखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग कब्र। ये क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। दोस्तों, आज का चैप्टर 2 है ना, समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है।
और अगले वीडियो में हम क्लास 3 का चैप्टर डालेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए आप, और यदि अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनसीईआरटी को आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान और ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।